सपनों को सच करने का जज्बा हर बाधा को पार करेगा। सपनों को सच करने का जज्बा हर बाधा को पार करेगा। हमारे हर दिन की मेहनत एक नया इतिहास रचेगा। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि मेरे प्यारे साथी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे आप सभी। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप लोग की काफी ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो मेरे यूपी योद्धाओं कैसे हैं आप सभी, तुरंत आ जाइए आज के इस वीडियो में। जितने भी आपके दोस्त होंगे सारे लोग को बुला लीजिए और सबके साथ शेयर भी कर दीजिएगा। रीजन ये है कि ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि कक्षा 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए रिलीज किया गया है, वही पेपर मैं आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ, यानी कि ऑफिशियल मॉडल पेपर। और यकीन मानिए इस बार के इंग्लिश के मॉडल पेपर में बहुत ज्यादा बदलाव हो चुका है। यानी कि जो पहले वाला मॉडल पेपर था वो हमारा थोड़ा सा इजी था। जो हमारे कमजोर छात्र थे थोड़ी बहुत हम ट्रिक्स बता देते थे कि इसको फॉलो कर लेना, पास हो जाओगे। बट अभी इस बार का तो जो मॉडल पेपर है ना, बहुत ज्यादा चेंजिंग आ चुकी है। और अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप फेल भी हो सकते हैं। देखो रीजन है इसके पीछे। सबसे पहले हम आपके लिए ये पूरा पेपर एनालिसिस लेकर के आए हैं। और जैसे ही ये पेपर एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो जाएगा, वन बाय वन करके पार्ट में आप लोग को इसके सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो हम सभी लोग को पता है कि ये हमारा जो है ना, ये ऑफिशियल रिलीज किया गया मॉडल पेपर है। यानी कि बोर्ड एग्जाम में ऐसा ही सेम पेपर आपको मिलने वाला है। और हाँ, ये मत सोचिएगा मॉडल पेपर है, गेस्ट पेपर है, ऐसे तो सारे लोग करवाते हैं, एग्जाम में नहीं आता है। ऐसा कुछ नहीं है। पेपर ये ऐसा है ना कि एग्जाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से रिलेटेड। 2025-26 में आपको बोर्ड एग्जाम देना है तो ये पेपर आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, बिकॉज ऐसा ही पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये रहेगा इंग्लिश कक्षा 10 का मॉडल पेपर। देखो हम सारे लोग जानते हैं ना कि पेपर तो वैसे हमारा 100 मार्क्स का होना चाहिए था, बस इसमें से जो 30 नंबर होते हैं वो आप लोग को प्रैक्टिकल के तौर पे स्कूल वाले खुद ही दे देते हैं। शायद ही कुछ लोग को 27-28 नंबर मिल जाए, बाकी तो सारे लोग को 30 नंबर स्कूल वाले दे ही देते हैं। तो इसके बाद जब 30 नंबर आप लोग को मिल जाते हैं तो पेपर आपका बचता है 70 नंबर का, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स आपके लिए इसके 70 अंक के बच जाते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम आपका 3 आवर्स 15 मिनट, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होता है। लेकिन ये पूरा पेपर आपको 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व नहीं करना होता। अरे दीदी, तो क्या हमें 2 घंटे में सॉल्व करना पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। ये जो पेपर है 3 घंटे 15 मिनट का, इसका मतलब है कि इसमें से जो 3 घंटे आपको मिलेंगे वो 3 घंटे आपको पेपर का सोल्यूशन करने के लिए है। पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे मिल जाएंगे। और बाकी जो 15 मिनट आपको इसमें से बचेंगे, ये जो 15 मिनट्स आपके लिए बचेंगे, ये आपको रहते हैं क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। और इसी सबसे पहले जो 15 मिनट है इसी का आपको पहले यूज करना पड़ता है। क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए सबसे पहले आपको 15 मिनट मिल जाते हैं। देखो रीजन है ना वो 15 मिनट देने का आपको, क्योंकि देखो 3 घंटे इनफ है पेपर सॉल्व करने के लिए, आपको आ रहा होगा तो। बाकी जो 15 मिनट है उस 15 मिनट का सीधा सा मतलब ये है, पेपर में हमारे बहुत सारे प्रश्न ऐसे हो जाते हैं जो कि और करके अथवा करके दे दिए जाते हैं। या फिर समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि आप लोग को 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और 5 में से 3 आपको करने पड़ जाते हैं। तो इसी वजह से उसे चूज करने के लिए एक आपके पास आइडिया बन जाएगा, एक माइंड मैप बन जाएगा ना कि अच्छा हाँ, मान लो इस प्रश्न में इतने सारे क्वेश्चन है लेकिन हमें इसमें से ये वाला चूज करके करना है, ये वाला हमें नहीं आ रहा है, ये आ रहा है, इसे मैं इतना समय दे सकता हूँ, इसे मैं इतना समय नहीं दे सकता हूँ, ये वाला हमें नहीं आ रहा है तो मुझे इसे बना करके लिखना पड़ेगा। या फिर कोई पैसेज ऐसा है जो कि आपको ना समझ में आ रहा हो, ट्रांसलेशन ऐसे हो सकता है जो कि आपको ना आ रहे हो। तो इसी वजह से सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से रीड करने के लिए 15 मिनट्स इनफ आपको दिए जाते हैं। नहीं तो देखो ऐसा हो जाएगा, हम पेपर को पढ़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम उसे सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा ना कि हम उसे सॉल्व करना तो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन पता चल गया कि जो 5 में से 3 क्वेश्चन हमें करने थे, तो 3 क्वेश्चन जो था ना वो हमें कोई दूसरा करना था, बहुत अच्छे से आ रहा था, लेकिन हमने स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी से 4 क्वेश्चन कर दिए और वो भी नहीं आ रहा था, गलत गलत लिख दिए। ऐसा हो गया कि हमें दूसरा बहुत अच्छे से आ रहा था लेकिन हमने पहला लिखना स्टार्ट कर दिया।
फिर हम रिग्रेट फील करते रह जाएंगे कि अरे यार दीदी मैं क्या ही बताऊं, मुझे दूसरा वाला बहुत अच्छे से आ रहा था, लेकिन हम क्या करें, हमने जल्दी जल्दी में पहला वाला लिखना स्टार्ट कर दिया, अब आधे पे छोड़ भी नहीं सकते, इसी वजह से हमें वही लिखना पड़ गया। और अगर काट करके आप उसे दोबारा लिखने के लिए जाओगे ना, तो फिर आपके टाइम की वेस्टिंग हो जाएगी, और उतना ज्यादा टाइम तो रहता नहीं है कि हाँ चलो ये भी कर लिए वो भी कर लिए। पूरे साल की जो मेहनत आपकी रहेगी, पूरे 365 366 दिन की जो मेहनत है, केवल 3 घंटे में आपको दिखानी है। 3 घंटे में आपका एनालिसिस हो जाएगा कि बच्चे ने साल भर पढ़ा है, मौज मस्ती किया है, घूमा फिरा है कि क्या किया है ना। ये देख लो, तो 3 घंटे 15 मिनट आपको मिल जाएंगे। 3 घंटे में आपको पेपर को सॉल्व करना रहेगा, एंड 15 मिनट्स में आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए दिए जाते हैं। तो सबसे पहले पेपर में आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिल जाती हैं कि पेपर को सॉल्व कैसे करना है, पेपर को आपको सॉल्व कैसे करना है, और किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। सबसे पहला देखो इंस्ट्रक्शंस आपको ये मिल जाएगा कि the first 15 minutes are allotted to the candidates for reading the question paper, यानी कि जो पहला 15 मिनट है, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, जो आप लोग है ना पहले 15 मिनट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए निर्धारित है। देखो यहाँ पर लिखा है ना, रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि 15 मिनट में आपको केवल क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है, लिखना नहीं है। और वहां पे जाओगे, बोर्ड एग्जाम के हॉल में बैठोगे ना, तो जो टीचर आपकी गाइडिंग कर रहे होंगे ना, वो बता देंगे आपको कि देखो पहले लिखना नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। और इसके बाद दूसरा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यानी कि ऐसा नहीं है कि 14 प्रश्न दिए हैं तो हम 12 करके आएंगे, सारे प्रश्न करना अनिवार्य है आपके लिए, सारे प्रश्न करने और छोड़ना नहीं है। और इसके पीछे ना कारण है, अगर मान लो आप 8 क्वेश्चन करके आओगे कम नंबर मिलेंगे, अगर आपने 10 प्रश्न पूरे कर दिए तो मान लो अगर उससे 1-2 नंबर भी दे देगा ना, तो भी आप बाकी लोगों से ज्यादा स्कोर कर जाओगे। लिखे रहोगे तब तो नंबर देगा, लिखोगे नहीं तो नंबर देगा कहाँ पे एग्जामिनर आपको। तो इसीलिए सारे क्वेश्चन करना जरूरी हो जाते हैं आपके लिए। जितने इंस्ट्रक्शंस है ना, वो सारे इंस्ट्रक्शंस आप लोग आज यहीं पे अभी समझ लीजिए, ताकि जब वहां पे जाएंगे तो ये 15 मिनट आपके बच जाए। इन 15 मिनट में आपको वहां पर पढ़ना ना पड़े, ये 15 मिनट आप यहीं पर समझ जाइए, सारे इंस्ट्रक्शन पूरा पेपर पैटर्न यहीं पर समझ जाइए। दोबारा आपको ये चीजें वहां पर बताने की पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अरे पता नहीं क्या दिया होगा, चलो पढ़ लेते हैं। अभी समझ जाओ, 15 मिनट वहां के बचा करके पेपर को सॉल्व करने में लगा दीजिएगा। थर्ड इंस्ट्रक्शन यू हैव, दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि पेपर जो होने वाला है आपका वो 2 सेक्शन में डिवाइड रहेगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। आप चाहे तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो हमारा ये पेपर है, ये पेपर हमारा कुछ इस तरीके से 2 सेक्शन में डिवाइड हो जाएगा, सेक्शन नंबर ए में और सेक्शन नंबर बी में। आप चाहो तो ऐसा भी लिख लो कि सेक्शन नंबर ए में ये डिवाइड हो जाएगा और सेक्शन नंबर बी में डिवाइड हो जाएगा, या फिर आप देखो तो पेपर आपका पार्ट ए में और पार्ट बी में डिवाइड हो जाएगा। अभी देखो जो पार्ट ए आपका रहने वाला है, इस पार्ट ए में आपको सारे मिलते हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। कैसे मिलेंगे? पार्ट ए में आपको मिल जाएंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रकार के प्रश्न। और इसके बाद पार्ट बी जो आपके सामने रहेगा, इस पार्ट बी में आपको लिखने वाले यानी कि सब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन मिलते हैं, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस के मिलेंगे, और पार्ट बी में आपको सब्जेक्टिव प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे। सब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें आपको लिखना रहता है ना, ये तो रहेंगे आपके 20 क्वेश्चन एमसीक्यू वाले, और इसके बाद 50 नंबर के आपको रिटन पोर्शन में मिल जाएगा। ये आपको देखो 20 मार्क्स के लिए होता है और ये आपका 50 मार्क्स के लिए हो जाता है। तो ये 2 चीजें आप अच्छे से समझ गए। और इसके बाद चौथा इंस्ट्रक्शन है कि पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि पार्ट ए जो आपका रहेगा उसमें आपको 20 एमसीक्यू प्रश्न मिल जाएंगे ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी कि सारे प्रश्न जो रहेंगे वो सारे 1-1 नंबर के रहेंगे। 20 प्रश्न गुणे 1 नंबर बराबर 20 नंबर के आपके हो जाएंगे। दैट हैव
that have to be answered on OMR answer sheet, यानी कि इसको आपको अपनी कॉपी पे नहीं लिखना है, जो कॉपी आपको मिलेगी ना उस पे आपको नहीं लिखना है, इसके लिए आपको OMR शीट मिल जाएगी। अब आप बोलो दीदी OMR शीट को भरना सिखा दो, ठीक है, हम आपको आगे आने वाली वीडियोस में OMR शीट को भरना सिखा देंगे। और पीछे भी तो बताया है ना कि जैसे सपोज दैट आपके सामने यहाँ पे कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन दे दिया हुआ है और इसके बाद यहाँ पे आपके सामने क्या है ना कि इस क्वेश्चन नंबर मान लो ये 1 है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के आपके सामने 4 ऑप्शन है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ऊपर लिखा रहेगा ऑप्शन नंबर ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला ना। तो मान लो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आपका सी वाला राइट आंसर है, तो पहली बात कि आपको ऐसे ऐसे गंदे तरीके से नहीं भर देना है कि आधा भरा है आधा खाली है। OMR शीट देखो इंसान नहीं चेक करते हैं कि चेक करके आपको नंबर दे देंगे, अगर आपका सही भी होगा तो भी, अगर आपने सही टिक किया हुआ है बट ऐसे गलत तरीके से टिक कर दिया है तो OMR शीट जो है ना वो मशीन के द्वारा चेक होती है, मशीन चेक करेगी और वो काट के आपका हटा देगी। पहली गलती कि आपको ऐसे आधा भरा आधा नहीं भरा ऐसा आपका गोला नहीं होना चाहिए। दूसरी गलती कि आपको ऐसे आधा नहीं भरना है, मतलब मान लो देखो ऐसे मत करना, ये गलत हो जाएगा। और कुछ बच्चे ऐसे डिजाइन में अपनी कलाकारी वहीं पे दिखाने लग जाएंगे कि हम क्या है ना ऐसे आधा भर देते हैं जैसे वो थीटा वाला बनता है ना, तो ये अपनी कलाकारी आप वहां पर मत दिखाने लग जाइएगा, ठीक है, वरना ऐसे करेंगे तो ये आपका गलत तरीका है, नंबर नहीं मिलेगा। तीसरा कि कभी भी आपको इसमें ऐसे सही का निशान नहीं लगाना है, उस गोले में आप सही का निशान नहीं लगाएंगे वरना ये भी कट कर दिया जाएगा। तो ये 3 तरीके गलत हो गए। और इसके बाद ऐसा भी है, कुछ बच्चे क्या करते हैं ना कि मान लो यहाँ पे हमारे सामने 4 है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन, और उन्होंने मान लो यहाँ पे ये सी वाला सही था, ये ए वाला है, ये बी वाला है, ये सी वाला, ये डी वाला, इसमें क्या था सी वाला ऑप्शन सही था बट गलती से हमने बी में इतना भर दिया, गलती से बी में उन्होंने भर दिया एंड देन उनको बाद में पता चला कि ओ माय गॉड सी वाला सही था, हमने तो बी वाला कर दिया। तो उसके बाद क्या करते हैं वो इसी में सी वाला भी भर देंगे, यानी कि बी वाला गलती से भर दिए थे और इसके बाद सी वाला भी वो इसी में भर देंगे। अब जब आप ऐसा करोगे तो आप खुद ही सोचो कि मशीन को कैसे पता चलेगा कि बी वाला सही है या फिर सी वाला सही है। एक को नंबर नहीं देने वाले, वो तुरंत ऐसे मशीन आपकी काट देगी, क्वेश्चन आपका चेक ही नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द रीजन, सही तरीका ये होगा कि सपोज दैट ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने, 4 ऑप्शन आपके पास है ए बी सी डी, इसके लिए आपको 4 गोले दिए गए हैं, 1 2 3 4 गोले। अगर आपको लगता है कि इसमें से बी वाला सही आंसर है तो बिल्कुल भरने वाली पेन आप ब्लैक कलर की मार्केट से ले लीजिएगा और उसके बाद आप बिल्कुल आराम से इसको ऐसे फील कर दीजिएगा। देखो बिल्कुल भी इसमें जगह ना रहे और गोले से बाहर वो ना निकले। ये देखो सही तरीका है, इस पे आपको 1 नंबर ऐसे मिल जाएंगे। बाकी ये सारे तरीके गलत हैं। OMR शीट को ऐसे भरा जाता है, समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि OMR शीट को कैसे भर देते हैं। और इसके बाद देखो ये तो हो गया। OMR शीट में और आपको ध्यान ये रखने वाली बात हो जाती है कि आपको ना उसमें अपना रोल नंबर जो है, नाम तो देखो ये सब लिखना नहीं होता, रोल नंबर जो है और बाकी सारी चीजें जो एग्जामिनर आपको बताएंगे कि यहाँ पर ऐसे भरना है वो एकदम सही से भरिएगा। क्योंकि अगर मान लो आपने सारा प्रश्न एकदम अच्छे से सॉल्व कर दिया लेकिन गलती आपसे यहाँ पर हो गई ना कि रोल नंबर या फिर कुछ चीज आपने उसमें OMR में गलत से भर दिया, पेपर नहीं चेक होगा। हो सकता है कि सारे लोग का चेक होकर के रिजल्ट भी आ जाए लेकिन आपकी सांसें वहीं पर अटकी रह जाएगी कि ये हमसे गलती से भरा गया था, रोल नंबर ही नहीं सही है, पूरी कॉपी पूरा पेपर सही करके आप क्या ही कर लेंगे, रिजल्ट ही नहीं आएगा। सो दिस इज द रीजन कि कुछ इस तरीके से OMR शीट को भर दीजिएगा। इसके बाद क्या है फिर से पढ़ देते हैं। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 minutes choice question to 1 marks each that have to be answered on OMR answer sheet by darkening completely the correct circle with blue और black ballpoint pen। ये पॉइंट समझ में आ गया, यानी कि आपका जो पार्ट ए रहेगा 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा, एक एक नंबर के सारे प्रश्न रहेंगे और केवल काले या नीले पेन से, केवल काले या नीले बाल पॉइंट पेन के प्रयोग से आपको इन गोलों को अच्छे से भरना है, इस तरीके से, इस डार्क तरीके से, ठीक है। इसी डार्क तरीके से ऐसे ही आप भरेंगे तो ऐसे वो चेक करके ये नंबर आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद हम अगला वाला देख लेते हैं 5 वाला।
आप लोग को कोई डाउट होगा ना, लगेगा कि दीदी ये चीज हमें नहीं समझ में आ रही है, आप इस चीज को हमें बता दीजिए, या फिर ऐसी कोई दिक्कत हो जाएगी तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आपकी दीदी हमेशा आप लोग के सेवा में हाजिर है। हम इसे थोड़ा सा इरेज कर ले, फिर हम लोग इसके आगे देखते हैं। पूरा पेपर पैटर्न समझ करके जाइएगा, वरना देखो कुछ बच्चे समझ ली होंगे, अगर आप अभी तक नहीं समझेंगे तो फिर आप ही को दिक्कत हो जाएगी। कुछ देखो, अगर किसी का नंबर आपसे ज्यादा आएगा तो रीजन होगा ना, इसका मतलब वो आपसे ज्यादा पढ़ा होगा और आपने कहीं ना कहीं उससे कम पढ़ाई की होगी। अब इसके आगे चौथा वाले तक इंस्ट्रक्शन हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं पांचवे वाले पर चल करके। जितने भी इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, जितनी भी चीजें रहेंगी, सब आप लोग अच्छे से समझ लेना। देखो, अब हम क्या करेंगे, पांचवे वाले को देखेंगे ना। चौथे तक इंस्ट्रक्शंस आप लोग समझ गए। अभी देखो पांचवा वाला इंस्ट्रक्शन किस तरीके से है और क्या कह रहा है आपके सामने। For part A, read the question wise instruction and mark your answer on the given OMR answer sheet only। जो आपका A रहेगा ना, पार्ट ए वाला, उसमें एमसीक्यू टाइप के दो क्वेश्चन रहेंगे, बट सारे सिमिलर नहीं रहने वाले। जैसे कि 1 से 3 तक दूसरा हो जाएगा, 4 से 8 तक दूसरा हो जाएगा, 10 से 12 तक दूसरा हो गया, तो ऐसे ऐसे करके बदल जाएंगे। कुछ आपके चैप्टर से रिलेटेड आ जाएंगे, कुछ अनसीन पैसेज से रिलेटेड आ जाएंगे। तो इसीलिए ये जरूरी है आपको समझना कि पार्ट ए में जितनी चीजें रहेंगी, जैसे इंस्ट्रक्शंस दिए रहेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। ऐसा नहीं है कि 20 क्वेश्चन अनसीन पैसेज से हैं या फिर 20 क्वेश्चन हमारे चैप्टर से, सब्जेक्ट से, बुक से हैं, ऐसा नहीं है। समय सारी चीजें बदल जाएंगी, तो पढ़ने के बाद ही आप ऐसा करेंगे और ओएमआर सीट पर ही केवल उसका आंसर देना है। डू नॉट इरेज, यानी कि इरेजर का यूज नहीं करना है, मिटाना नहीं है आपको। कट और यूज व्हाइटनर ऑन द ओएमआर आंसर शीट आफ्टर आंसरिंग। मान लो ओएमआर शीट है, हमारा कुछ गलत हो गया, पेपर में देखो साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको इरेजर का यूज नहीं करना है, कट नहीं करना है और व्हाइटनर तो बिल्कुल नहीं चलाना है। ओएमआर शीट पर ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है कि गलत हो गया, व्हाइटनर लेकर गए हैं, इसे व्हाइटनर लगा के दूसरा कर देंगे, ये सारी चीजें वहां पे अलाउ नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एक चीज अपनी दीदी की तरफ से ऐड कर लो इसमें, ये सारी चीजें तो एग्जामिनर ने बता दी, अब कुछ चीजें जो उसने नहीं बताई हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखो एक चीज और इसमें ऐड कर लो कि कलरफुल पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना आप वहां पे। कलरफुल पेन्स, कलरफुल पेन्स यानी कि रेड कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लू ब्लैक तो आपको यूज करना ही है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, रेड कलर का पेन उसी में घुसा दिए। अब मान लो आप घर पे हो, लिख रहे हो, पढ़े हो, डायग्राम बहुत अच्छे अच्छे से बना करके लिखे, समझे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन नंबर ऐसे डाला, रेड पेन से लिखा, इससे उससे लिखा, बट आप क्या करिएगा, इस अपने आंसर शीट जो बोर्ड एग्जाम में रहेगी उस पर आपको ऐसा नहीं करना है। कलरफुल पेन को इसमें भी ऐड कर लीजिए। ये सारी चीजों का प्रयोग आपको बिल्कुल नहीं करना है अपने ओएमआर शीट पर। इसके बाद छठवां वाला है पार्ट बी, कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस ऑफ 50 मार्क्स। ये मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि जो पार्ट बी रहेगा वो आपके सब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप का रहेगा, जो कि 50 नंबर के लिए रहेगा। पेपर 70 नंबर का ही है, अगर 20 एमसीक्यू हो गए तो इसके बाद 50 नंबर आपको लिखने के लिए बच गए हैं। और इसके बाद सातवां इंस्ट्रक्शन है मार्क्स ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन्ड अगेंस्ट देम, यानी कि जो भी प्रश्न जितने भी नंबर का रहेगा वो नंबर आपको उस प्रश्न के सामने दे दिए रहेंगे कि ये प्रश्न इतने नंबर का है, इसको आपको ऐसे सॉल्व करना है। इसका देखो रीजन है ना कि जैसे दिया रहेगा उसके सामने नंबर भी देना, वरना पता चला कोई प्रश्न 2 नंबर का है लेकिन मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों ने पूरा एक पन्ना लिख करके भर दिया और नंबर 2 ही मिलने वाले हैं, समय भी चला गया, आगे आने वाले पेपर में जो 20-30 नंबर के क्वेश्चन थे वो आपके छूट गए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई पूरे इंस्ट्रक्शंस खत्म हो गए। समझ में आ गया होगा आपको, नहीं समझ में आया है तुरंत कमेंट करो, मैं फिर से बता दूंगी, मैंने बता दिया था। अब देखो पार्ट ए की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट ए की तरफ बढ़ेंगे तो इसमें आपको क्या मिलेगा, पार्ट ए में देखो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको अनसीन पैसेज से रिलेटेड मिलेंगे। पार्ट ए में क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको मिल जाएंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, यानी कि इसमें आपको 1 से 3 तक जो है ये पैसेज केयरफुली ध्यान से पढ़ लेना है।
पैसेज एक ही है, इससे रिलेटेड 1 2 3 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि 3 आपको अनसीन पैसेज मिल जाएंगे। बहुत इजी सा है, छोटा सा आपको अनसीन पैसेज मिल जाएगा, लेकिन आपको हिंदी आती रहेगी तब। पता चला हमें हिंदी नहीं आ रही है, दीदी हमको तो अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा है, फिर आप क्या ही कर लोगे आगे। देखो, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली, पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। जब ध्यान से पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 3 क्वेश्चन आपको इस अनसीन पैसेज के नीचे मिल जाएंगे और उसी का आपको आंसर देना पड़ जाएगा। अब चलिए हम इसको क्या करते हैं ना, अच्छे से समझते हैं। अच्छे से हम क्या करेंगे, इस पैसेज को समझेंगे और इसके बाद आपको ये जो प्रश्न रहेंगे उनके जवाब भी देंगे कि इस प्रश्न का जवाब कैसे दिया जाएगा। देखो, पेपर का सलूशन कराएंगे तो काफी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। अगर आपको सलूशन चाहिए तो आप कमेंट करो, वैसे तो नेक्स्ट वीडियोस में पार्ट पार्ट करके सलूशन आ जाएगा आप लोगों के लिए इसका। अभी देखिए हम क्या करते हैं, ये जो पहला वाला था ये अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन दिए रहेंगे वो आप लोग सॉल्व करेंगे। दीदी हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें तो आता ही नहीं है, तभी तो हम देखने के लिए आए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, आपको नहीं आता हो तो आपकी दीदी है बताने के लिए। देखो, अनसीन पैसेज में आपको ऐसा मिल जाएगा, पढ़ करके बता दें। चलो थोड़ी बहुत चीजें बता देते हैं जितना भी हमसे हो पा रहा है, और इसके बाद जो चीजें रहेंगी सलूशन एकदम अच्छे से ला देंगे ना। देखो, ऑलमोस्ट ऑल क्रिएचर्स केयर फॉर देयर यंग वंस, यानी कि जितने भी क्रिएचर्स होते हैं ना, जितने भी प्राणी इस दुनिया में संसार में होते हैं ना, सभी अपने आने वाले जो पीढ़ियां होती हैं, अपने जो बच्चे होते हैं उनका देखभाल करते हैं, उनकी केयर करते हैं, उनके लिए संसाधनों को बचा के रखते हैं। सीधा सा मतलब है उन्हें प्रेम करते हैं। तो देखो ये सारी चीजें ऐसे हो गई। अनसीन पैसेज सॉल्व करने के ना धमाकेदार अलग से तरीका होता है, लेकिन ये तरीका ना हम किसी दूसरे वीडियो में बता देंगे, अभी आप इसको ऐसे समझ जाओ। और इसके बाद मेनी एनिमल्स प्ले विद देयर बेबीज, यानी कि बहुत सारे जानवर तो ऐसे भी है ना जो कि अपने बच्चों के साथ खेलते भी हैं। एंड सो देयर लव, और अपने प्रेम को दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? बाय टचिंग एंड हगिंग देम, यानी कि उन्हें स्पर्श करके, उन्हें गले से लगा करके। आप देखते होंगे जो भी प्राणी होती हैं, आप ह्यूमंस की बात करो चाहे किसी भी प्राणी की बात करो, किसी को अपने बच्चे से प्रेम को दिखाना है, क्या करेगा? प्यार से ऐसे स्पर्श करेगा कि चलो बेटा सब ठीक हो जाएगा, गले लगा लेंगे, यही सारी चीजें तो होती है ना। और इसके बाद क्या है? मोस्ट एनिमल्स क्लीन फीड एंड प्रोटेक्ट देयर बेबीज, बहुत सारे प्राणी जो ऐसे होते हैं कि अपने बच्चों को साफ सफाई से रखते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, अपने बच्चों की सुरक्षा करते हैं वो। और अगला क्या है? बर्ड्स ऑल्सो टीच देयर फ्लडलिंग्स हाउ टू गो अबाउट इन दिस वर्ल्ड एज एडल्ट। जो भी बर्ड्स होते हैं ना, ऐसा नहीं कि केवल इंसान अपने बच्चों को सिखाते हैं कि देखो इस दुनिया में कैसे रहना है, लोग कैसे होते हैं, चीजें कैसे चलती हैं। इसमें ऐसा भी है कि जो एनिमल्स होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं, वो भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो भी सिखाते हैं कि देखो इस दुनिया में कैसे रहना है, ये चीजें कैसे चलती हैं। वो अपने बच्चों को उड़ना सिखाएंगे, तो ये सारी चीजें सिखाते हैं। अभी यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है फ्लैगलिंग्स। फ्लैगलिंग्स, हो सकता है कि आपको इसका मीनिंग न पता हो, तो ध्यान रखिए। ये जो वर्ड देखो यहाँ पर है फ्लैगलिंग्स, इसका मतलब होता है नवजात शिशु। ये एक्चुअल में बच्चों के लिए प्रयोग किया जाता है ना, ये ह्यूमंस के लिए नहीं प्रयोग किया जाएगा। नवजात शिशु जो पक्षियों के रहेंगे वो पक्षियों के लिए प्रयोग किया जाएगा, यानी कि जो नवजात पक्षी रहेंगे, नवजात शिशु या जो नवजात पक्षी रहेंगे उनके लिए इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब आप पूछोगे दीदी क्यों बता रही हैं? तो देखो आगे आने वाला जो प्रश्न है ना इसी से रिलेटेड है, तो इसीलिए जानते रहिए, क्योंकि वर्ड का मीनिंग नहीं पता रहेगा तो क्या पता यही वर्ड आपसे उस क्वेश्चन में पूछ ले कि हमें क्या बताना है। और इसके बाद A number of animals build homes for their young ones. बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए घर भी बनाते हैं। हम भी बहुत सारे पक्षियों को जानते हैं कि जो घर बना करके रहते हैं। टेलर बर्ड्स एंड वीवर बर्ड्स, आंट, वास्प एंड बीड्स आर among nature's master designer, engineer and architectures, यानी कि बहुत सारे पक्षी ऐसे हैं, बर्ड्स हैं, वीवर बर्ड्स यानी कि जो बनाने का काम करते हैं, अपने घर को बना करके रहते हैं। बर्ड्स मतलब देखो पक्षी हो गया, एंट मतलब चींटियां हो गई, वास्प मतलब एक ततैया होती है, ततैया आप जानते हो,
देखो बर्ड्स मतलब ये पक्षी तो आपको पता होगा। बर्ड्स मतलब पक्षी हो गए दीदी। आंट्स मतलब चींटियां हो गई। आंट्स मतलब चींटियां हो गई। और इसके बाद चींटियां यहाँ पे लिख देते हैं ना। और इसके बाद वास्प मतलब होती है ततैया। ततैया कोई एक पक्षी है, आपको पता होगा तो। एक्चुअली हम बताएं आपको रियलिटी, ततैया हमको भी नहीं पता है। एक वो जो कार्टून आता है ना बबलू डब्लू वाला, जो बच्चे देखते रहते थे, वो हमारा भाई भी घर पे देखता रहता है। उसी को देखते देखते हमें ये वाली मीनिंग पता चल गई और ये पता चल गया कि वाप्स मतलब ततैया होती है। वो शायद धान गेहूं का ऐसे कुछ खेती लगता है, तो वो चीजें आती रहती है। बबलू डब्लू आपने देखा होगा तो आपको भी पता होगा कि हाँ दीदी, ततैया ना उसी में होती है। वो बबलू जो है ना, वो ऐसे जोर से चिल्लाएगा, भाई भागो, ततैया आ रही है। तो ये वही वाली है। थोड़ा बहुत कार्टून मूवी गाने पिक्चर देखा करिए, एग्जाम में भी आपके काम आ जाएगा। देखो कैसे काम आ जा रहा है, चीजें जा करके कहीं ना कहीं मिल जाती है सारी। बीज मतलब मधुमक्खियां होती हैं, ये भी आपको पता होंगी, हम यहाँ पर लिख देते हैं। देखो बहुत सारे वर्ड होंगे जो कि आपको नहीं भी पता होंगे, लेकिन नहीं पता होने से ऐसा थोड़ी है कि अर्थ नहीं निकलेगा। आप थोड़ा सा उसकी ऐसे मतलब इमेजिन कर सकते हो कि मे बी इस लाइन का हिंदी ऐसी हो जाएगी। Wasps and bees are among nature's master designer, engineer and architectures। तो ये सारे हैं जो कि हमारे वर्ल्ड को, संसार को बना करके इसमें रहने का काम करते हैं। देखो अनसीन पैसेज खत्म हो गया। अब हमें समझ में भी आ गया कि ये पक्षियों के बारे में है, उनके प्रेम के बारे में, उनके बच्चों के बारे में है, वो अपना घर बना के रहते हैं, इसके बारे में। अब इसके सामने देखो क्वेश्चन दिए, पेपर पैटर्न को अच्छे से समझिएगा, सोल्यूशन की चिंता मत करिएगा, सारा ला दूंगी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड नेचर्स इंजीनियर एंड आर्किटेक्चर्स। देखो इसीलिए मैंने बताया था कि ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आ जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसे कि हम प्रकृति का इंजीनियर और आर्किटेक्चर्स नहीं करते। एक बात बताए, अंग्रेजी आसान है, ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि अंग्रेजी बहुत कठिन है दीदी हमको नहीं आती है। अरे हिंदी बहुत कठिन है, अंग्रेजी बहुत आसान है। चलो बताए कैसे। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये इंजीनियर वर्ड आपको दिख रहा है, हो सकता है कुछ बच्चों को स्पेलिंग इसकी नहीं आएगी तो वो अलग की बात है, सीख लीजिएगा। इंजीनियर आपको दिख रहा है, अगर हम आपको बोले चलो इंजीनियर बोलेंगे तो आप समझ जाओगे। अगर हम बोले हमारे भैया ना इंजीनियर है, सारे बच्चे समझ जाएंगे। और अगर हम ऐसा बोले कि हमारे भैया जो है ना, हम इसी की हिंदी आपको बताते हैं, यांत्रिक अभियंता है। पता नहीं अभियंता अभियंता क्या होता है ना, यांत्रिक अभियंता है, एक्चुअली अभियंता होता है इसका, ठीक है। अगर हम बोले कि हमारे भैया जो है ना वो यांत्रिक अभियंता है, एकदम हिंदी में बोले, अब आपको समझ में आएगा, आप नहीं समझ पाओगे कि अरे बाप रे यांत्रिक अभियंता पता नहीं क्या होता है। सबसे पहले तो आप जा करके सर्च करेंगे कि दीदी ने पता नहीं क्या बोल दिया था, सर्च करो भाई इसका मतलब क्या होता है, तो नहीं समझ पाओगे। वही इंग्लिश इतनी इजी है ना कि हम बोलते हैं इंजीनियर तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि भाई इंजीनियर का मतलब इंजीनियर ही होता है। और इसके बाद एन आर्किटेक्चर्स, तो देखो वीवर बर्ड्स जो थे इस पैराग्राफ में, आप देखो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे देखो वीवर बर्ड्स आपको मिल गए, ये तो होते हैं टेलर बर्ड्स। टेलर बर्ड्स यहाँ पे हैं कहीं, वीवर बर्ड्स, हाँ देखो टेलर बर्ड्स यहाँ पे हैं, ये भी हमको मिल गए। आंट जो है, देखो आंट यहाँ पर है, ये भी आपको मिल गया ना। अब देखो गोड्स हैं क्या इसमें, ये बकरी कहाँ अपना घर बना के रहती है यार, बकरी को तो हम लोग ना बनाएंगे, कपड़ा भी पहनाएंगे कि चलो भाई तुम रहो, तो बकरी नहीं बनाती। यानी कि ये जो बकरी है ऑप्शन नंबर सी वाला, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे राइट आंसर नहीं होंगे क्योंकि ये सारे हैं बट गोट नहीं है। तो देखो ये ऐसे ही अनसीन पैसेज जाएगा। पहला क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन हम और देख लेते हैं इसके बारे में। सारा सोल्यूशन मैं नहीं करवाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। अभी आप इन सबको समझ लो अच्छे से कि हमें करना कैसे है। देखो अभी हम लोग चलते हैं इसके सेकेंड वाले क्वेश्चन पे, कि सेकेंड वाला क्वेश्चन हम इसमें कैसे सॉल्व करेंगे। पैसेज आपने पढ़ लिया ना, तो फिर इसके बाद आप दूसरा तीसरा सारा क्वेश्चन हल कर लेंगे। चलो अभी हम इसका क्या करते हैं, दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला वाला हमें समझ में आ गया, ठीक है।
केवल क्वेश्चन देखो। अब इसका जो है ऑप्शन ना वो हमारे नेक्स्ट वाले स्लाइड में। अभी आप इसका क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ डू एनिमल्स शो देयर लव विद देयर यंग वंस। यानी कि जो एनिमल्स होते हैं, जो एनिमल्स जंतु होते हैं, वो अपना प्रेम अपने बच्चों से कैसे दिखाते हैं, यंग वन से कैसे दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सिंगिंग करके। नहीं भाई, गाना गा करके मम्मी पापा कहाँ प्यार को दर्शाते हैं भाई, यानी कि ये सिंगिंग वाला रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके बाद चलो हम देखते हैं ना अगला वाला, कि अगले वाले में इसका राइट आंसर कहाँ से आएगा, क्योंकि ये तो है नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद हम देखते हैं अगले वाले पर। देखो वो ऑप्शन नंबर ए आपके सामने हो गया था। अब इसके बाद ऑप्शन नंबर बी वाला देखो आप लोग, यहाँ पे है। बी, सी और डी वाला यहाँ पे है ना। ओके, देखो ऑप्शन नंबर बी वाला क्या कह रहा है, बाय टचिंग एंड हगिंग देम। तो पैसेज जो मैंने आप लोग को बताया ही था कि क्या है, ये उन्हें टच करके, गले लगा करके अपने प्रेम को दिखाते हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर बी वाला जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बॉक्स बना करके हम बता रहे हैं ना, आपको ऐसा नहीं करना है और मार्कशीट में आंसर को लिखना पड़ेगा। सी वाला है इंजॉइंग, इंजॉय करके नहीं दिखाते हैं। एकम्पनिंग, साथ रह करके नहीं दिखाते हैं। जिसकी मीनिंग नहीं आएगी वो भी आप हमसे पूछ लीजिएगा। एकम्पनिंग का मतलब होता है साथ में रहना। देखो कंपनी का मतलब आपको पता होगा साथ में रहना। एकम्पनिंग का मतलब भी होता है साथ में रहना। साथ में लिखते चलो, क्या पता एग्जाम में ऐसा ही कोई आ जाएगा तो समझ में भी जाएंगे ना कि ये इसी तरीके से होगा, साथ में रहना। अब ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। तीसरा क्वेश्चन भी आपका उसी अनसीन पैसेज से रिलेटेड है। तीसरा वाला देखो क्या है, विच वर्ड मीन्स बेबी बर्ड इन द फॉलोइंग। इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसका मतलब है बेबी बर्ड, यानी कि पक्षी वाला। तो देखो मैंने वही वाला वर्ड लिख करके थोड़ा सा पीछे वीडियो में जाकर के देखो यही बताया था ना कि इसका मतलब है बेबी बर्ड। बर्ड का बर्ड का मतलब तो नहीं है। एनिमल्स बिल्कुल नहीं। एंड बिल्कुल नहीं। ये सेकेंड वाला दीदी ने हमें बताया था कि ये जो बी वाला है फ्लैगलिंग्स, इसका मतलब होता है बेबी बर्ड्स, यानी कि ऑप्शन नंबर ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो ऐसे ही प्रश्न आएंगे जो कि आपको आते रहेंगे, लेकिन पढ़ेंगे तब आएंगे। समय बहुत ज्यादा नहीं बचा है, पढ़ते रहिएगा। अभी देखो 1 to 3 तक हो गया। अब इसके बाद जो 4 से 8 तक प्रश्न आएंगे वो आपके रिलेटेड होंगे ग्रामर पोर्शन से, ईरर से रिलेटेड होंगे। किससे रिलेटेड होंगे दीदी, ये आपके रिलेटेड होंगे ग्रामर पोर्शन से, ईरर से रिलेटेड होंगे। जैसे यहाँ पे देखो पहला वाला फिल इन द ब्लैंक्स आ गया क्वेश्चन नंबर 4 to 8 में, यानी कि चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये सारा आपको ऐसे ही मिलेगा। चौथा क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। यानी कि ये जो प्रश्न दिए हैं इसके लिए आपको करेक्ट वाले आंसर को चूज करना है। कैसे, देखो क्वेश्चन ये है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, इसके बाद यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स वाला खाली दे दिया। इन द क्लास टुडे, यानी कि सारे लड़के और लड़कियां, यहाँ पर आप क्या भरेंगे, इन द क्लास टुडे आ जाना चाहिए। अब देखो थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ जाएगा ना कि ये कहाँ से कौन सा सी हो जाएगा। देखो टुडे का मतलब सीधा सा है, प्रेजेंट टेंस में जाएगा। अब यहाँ पर देखो प्रेजेंट टेंस नहीं है, हाँ दीदी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अब आप हमें ये बताओ, हैव जो होता है प्लूरल में होता है, आर जो होता है प्लूरल में होता है, हैड हमारा चला जाएगा पास्ट में, और हैड के साथ प्रेजेंट नहीं। देखो हैड हमारा पास्ट में चला जाएगा ना, प्रेजेंट की तो बात ठीक है, लेकिन हैड हमारा प्रेजेंट में कहाँ आता है, ये तो पास्ट में चला जाएगा। यानी कि सबसे पहले ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा गलत हो गया। इसके बाद ये जो 3 ऑप्शन बचे हैं, एवरी मतलब आप समझते हो, एवरी मतलब होता है प्रत्येक, और एवरी जो होता है ना ये हमेशा सिंगुलर में आता है, यानी कि इसके बाद जो भी वर्ब्स लगेंगी वो सिंगुलर फॉर्म में लगेंगी। तो देखो हैव तो हमारा सेकंड प्लूरल में आ गया, क्योंकि हैज हैव होता है, हैज हमारा सिंगुलर हो जाएगा, हैव हमारा प्लूरल हो जाएगा। दिस मीन कि ये ऑप्शन नंबर ए वाला आपका गलत हो जाएगा। आर की बात करें, इज हमारा सिंगुलर होता है, आर हमारा प्लूरल होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बच गया, इज प्रेजेंट।
और एवरी के साथ में ना इज ही लगता है क्योंकि सिंगुलर वाली बात है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल और यहाँ पर हो जाएगा इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे, यानी कि सारे लड़के लड़कियां आज की क्लास में प्रेजेंट हैं। तो आई होप कि ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो हम इसके अगले पांचवे वाले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। चौथा वाला भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अच्छे से पैटर्न को समझिए, इसके बाद ऐसा आंसर मैं नहीं बताने वाली ना, ये तो थोड़ा स्टार्टिंग है कि बता दे कि क्योंकि नया नया पेपर पैटर्न है, हो सकता है कि आपको न समझ में आए। दिस मीन सारी चीजें करवाने से आपको याद भी हो जाएंगी। ठीक है, चौथा वाला हो गया। अभी हम देखते हैं पांचवे वाले क्वेश्चन को। देखो सारे प्रश्न देखो एक एक नंबर के आगे उसके लिख दिया है ना। पांचवा प्रश्न क्या कर रहा है, ही इज वरीड, फिल इन द ब्लैंक्स आ गया, एग्जामिनेशन। अब आप बताओ, ऑप्शन नंबर ए है ही इज वरीड ऑन एग्जामिनेशन। अरे नहीं, ऑन तो एग्जामिनेशन के लिए नहीं लगता है, वो एग्जामिनेशन में चिंतित है ऐसा तो कुछ नहीं होता। ही इज वरीड इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में चिंतित है ऐसा भी नहीं है। ऑफ एग्जामिनेशन ऐसा भी नहीं होता। अबाउट एग्जामिनेशन, ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। भर करके देखो इसका मीनिंग निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। जैसे हम यहाँ पर कहें ही इज वरीड अबाउट एग्जामिनेशन, यानी कि वो परीक्षा के बारे में चिंतित है, वो परीक्षा को लेकर के चिंतित है। अर्थ भी आपको पता होगा तो आप समझ जाओगे कि ऐसा ये होने वाला है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर छठवां भी आपके ग्रामर पोर्शन से ही रिलेटेड होगा। तो देखो छठवां कैसे होगा, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस, यानी कि नीचे जो आपको ये ऐसे दिए गए ढेर सारे वर्ड ना, इन सारे वर्ड को कलेक्ट करके आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। अब देखो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है। अफर्मेटिव की बात करें, सबसे पहले तो नॉर्मली आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होगा, देन आपको वर्ब चाहिए होगी, देन आपको ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर आपको अदर वर्ड चाहिए होगी और इसके बाद अफर्मेटिव हो तो फुल स्टॉप चाहिए होगा। ये आपके देखो अफर्मेटिव के लिए है ना। अगर हम निगेटिव की बात करें तो निगेटिव में सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट तो आपको चाहिए ही होगा। अभी निगेटिव में देखो सारे टेंसेस के अलग अलग हो जाएंगे तो हम यहाँ पे ऐसे नहीं बता सकते, बट याद रखिएगा कि अगर निगेटिव है तो आपके जो सेंटेंस है ना उसमें आपका ये नॉट तो आने वाला ही है। निगेटिव जब रहेगा आपका तो सेंटेंस में आपको नॉट वो वहां पे दिख जाएगा। अब अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में भी देखो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले देखो अगर यस नो टाइप का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आपकी पहले आ जाएगी यस नो टाइप वाले सेंटेंस में। और अगर यही बड़ा सा रहेगा कोई प्रश्न तो इसके लिए WH वर्ड्स आपके पहले आ जाएंगे। तो ये देखो सेंटेंस बनाने का मतलब हो गया ना। अब यहाँ पे हमें एक सेंटेंस बनाना है। सबसे पहले तो आप ये देख लो कि सारे सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है, इसका मतलब ये प्रेजेंट के अफर्मेटिव में, प्रेजेंट नहीं मतलब अफर्मेटिव में होने वाला है। और जब अफर्मेटिव हो गया तो निगेटिव इंट्रोगेटिव की बात ही नहीं है। कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा। सब्जेक्ट का मतलब है ही सी इट एनी नेम, आई वी सी यू दे, ऐसा ही कुछ तो मिलेगा ना, राम श्याम मोहन ऐसे ही कुछ तो मिलेगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे बीन सेंटेंस के फर्स्ट में नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर डी पहले ही गलत हो गया। और इसके बाद नाइट ये भी नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। इट इट आएगा सेंटेंस के स्टार्टिंग में। अब इट इट तो सही हो गया। इट के बाद देखो यानी कि सब्जेक्ट के बाद में हमें वर्ब चाहिए होती है ना, वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा। अब यहाँ पे इट तो ठीक है, इट के बाद बीन नहीं लगेगा बिकॉज वी नीड वर्ब, यानी कि ए वाला गलत हो जाएगा। बी की बात करें तो इट हैज बीन, ये ऑप्शन नंबर जो बी वाला आपके सामने है ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजीली बिना सेंटेंस का अर्थ का हमें पता रहे हम इसको ऐसे बता देंगे कि इट के बाद हैज भी लगना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं, आपको देखो दिक्कत होगी तो आप इसे कॉपी में लिखते चलना, जो भी चीजें नहीं समझ में आएंगी कॉपी में आप इसके आंसर को लिखते चलेगा, बिकॉज ऑफिशियल मॉडल पेपर है, ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन नंबर चलो 7 की तरफ चलते हैं। तो अभी देखो 7 वाला हमसे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 7 वाला आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड। मिसस्पेल्ड का मतलब है कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि सही नहीं लिखा हुआ है, वर्ड गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग उसकी गलत है। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस इज राइट, हमें पता है किसी चीज को स्वीकार करना। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेबल ये भी बिल्कुल सही है। एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया गया, ये भी सही है। बट ये जो सी वाला है ना, जिसका जो कि लिखा हुआ है एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल नहीं होता है। एक्सेप्टेबल देखो ऐसे होगा, ACCEPT, एक्सेप्ट बन गया, और इसमें जब हम ऐड करेंगे एबल, यानी कि कोई ऐसी चीज जो स्वीकार करने योग्य हो, तो ये एक्सेप्ट प्लस एबल मिलकर के बन जाएगा एक्सेप्टेबल। तो यहाँ पे आई नहीं ए रहेगा, एक्सेप्ट प्लस एबल, तो यहाँ पे हो गया एक्सेप्ट प्लस एबल, यानी कि आई के जगह यहाँ पे ए होना चाहिए था, बट आई है, इसका मतलब ये सी वाला मिसस्पेल्ड है। ऑप्शन नंबर सी वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां ये जो प्रश्न है ये भी आपके ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड है, इसमें भी आपको वैसा ही चूज करना है। 8वां में देखो क्या है, ही स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन परचेजिंग कॉस्टली क्लोथ्स, उसने कॉस्टली क्लोथ्स को बाई करने के लिए ढेर सारे पैसे खर्च कर दिए। अभी देखो इसमें हमें क्या बताना है, आइडेंटिफाई द वर्ड स्पेंट। ये जो स्पेंट वर्ड है ये क्या है, जैसे हम जानते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ढेर सारी चीजें आ जाती हैं, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव, ढेर सारी चीजें। तो आप बताओ कि ये स्पेंट क्या है। देखो यहाँ पे हमने आपको लिख करके अच्छे से बताया हुआ था कि किसी सेंटेंस के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए होगा, फिर वर्ब चाहिए होगी, देन ऑब्जेक्ट, देन उसके बाद सारी चीजें चाहिए होंगी। ही सी जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, सब्जेक्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद तुरंत हमें वर्ब चाहिए होगा। यहाँ पे देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। स्पेंड यानी कि खर्चा करना। अगर हिंदी में भी आप देखोगे तो हिंदी में जिसके लास्ट में ना, ने, नी ऐसा करके कुछ आता है वो हमारी वर्ब्स हो जाती हैं। तो स्पेंड मतलब खर्च करना, यानी कि ये जो स्पेंड है ये आपका वर्ब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है नाउन, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे इरेज कर लेते हैं और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट वाले स्लाइड पे कि देखेंगे इसका आंसर कौन से वाले ऑप्शन में दिया है ना, कौन से ऑप्शन में छुप करके बैठा है इसका। चलो अभी देखते हैं हम इसके अगले वाले को। नाउन तो वो बिल्कुल भी था नहीं। अब हम देखते हैं कि नाउन के बाद इसमें ऑप्शन कहाँ पे दिया हुआ है जो कि राइट वाला होगा। देखो यहाँ पे ए वाला जो नाउन था वो बिल्कुल नहीं था, और मैंने अच्छे से आपको समझा करके बता भी दिया है कि ये ऑप्शन नंबर बी वाला वर्ब जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन क्या है ये भी बता दिया था। प्रोनाउन बिल्कुल नहीं होगा, एडवर्ब बिल्कुल नहीं होगा। तो ये देखो 8 तक के सारे प्रश्न हमारे खत्म हो गए, समझ में भी आपको आ गए होंगे। इसके बाद हम 9 से 10वें वाले की तरफ चलते हैं। 9 से 10वां वाला जो रहेगा वो आपके प्रोज, यानी कि आपके जो सब्जेक्टिव में आते हैं, सब्जेक्ट में जो चैप्टर्स आएंगे उससे रिलेटेड होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 9 to 10 दो प्रश्न आपके इसी से रिलेटेड होंगे। एक पैसेज आपके ये चैप्टर से दिया होगा और इससे दो प्रश्न आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या है ये वाला हम लोग देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। आपको इसे अच्छे से पढ़ना रहेगा और पढ़ने के बाद जो प्रश्न आपको इसके नीचे दिए रहेंगे उसका आंसर देना रहेगा। देखिए तो ये दोनों प्रश्न आपके चैप्टर में जो दिए रहेंगे उसी से रिलेटेड एक पैसेज मिल जाएगा। इसका मतलब कि जो आपका सब्जेक्ट होगा ना, जो चैप्टर्स आपके बुक में दिए होंगे वो सारे आप अच्छे से पढ़े रहिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये ऐसे कुछ पैसेज दिया रहेगा। अब देखो आंसर की बात मत करना, सोल्यूशन इसका अगले वीडियो में लेकर के आ जाऊंगी। अभी पूरे पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए। तो ये आपके रिलेटेड हो जाएगा इस चीज से, और इसके बाद इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे 9वां और 10वां दोनों प्रश्न मिल जाएंगे। वो जो पैराग्राफ रहेगा उसी को आपको अच्छे से समझना रहेगा। और इसके बाद देखो तो उस हेल्पिंग पैसेज को पढ़ने के बाद
अनसीन नहीं, मतलब वो आपके चैप्टर से रिलेटेड होंगे ना। उसे पढ़ने के बाद ये 9वां 10वां प्रश्न आप उसी में से जो आंसर होगा उसे दे देंगे। और इसके बाद 11 to 13 नंबर का क्वेश्चन जो आपका होगा ये भी आपके चैप्टर से रिलेटेड होगा। 11 12 13 नंबर के तीनों प्रश्न, इसमें क्या रहेगा, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर दैट फॉलोइंग क्वेश्चन। यानी कि ये जो प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 11वां 12वां और 13वां, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी इसका सही होगा आंसर, इसी को आपको बताना रहेगा। जैसे देखो 11 में क्या है, लैंचोस हाउस वॉज सिचुएटेड, लैंचो का घर कहाँ पे था। तो चैप्टर आपने लेटर टू गॉड पढ़ा होगा, तो बहुत इजी सा आंसर है कि इसमें से कौन सा होगा। 12वां प्रश्न भी ऐसे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम चैप्टर से रिलेटेड है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर आपके सामने है, तो ये भी वैसे ही रहेगा, चैप्टर से रिलेटेड ही। इसके बाद हम देखते हैं अगले वाले को कि इसके बाद अगला कैसा आएगा ना। देखो जो 13 था उसके लिए एक ऑप्शन उधर और 3 ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जो भी सही होगा उसे आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 क्या है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये ऐसे आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट दे देगा और इसको पढ़ करके जो भी आपको इसमें से राइट आंसर होगा उसे आपको चूज करना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 इससे रिलेटेड है, जिसके लिए 4 ऑप्शन है। अच्छे से पढ़ करके समझ करके इसका आंसर आप दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इससे भी रिलेटेड 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन देखो मतलब नहीं पता रहेगा ना तो कुछ नहीं सॉल्व कर पाओगे, इसी वजह से पहले सारी चीजों को पढ़ लीजिएगा, अच्छे से मतलब पता हो जाना चाहिए। 15 तक इससे रिलेटेड हो जाएगा और इसके बाद 16 टू 20 तक, यानी कि 16 17 18 19 20 ये सारे प्रश्न आपको क्या होंगे, ये जो क्वेश्चंस है इसके आंसर देने रहेंगे। जैसे चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी प्रश्न है इसके आंसर देने हैं। देखो बताया गया था ना कि 1 से 20 तक जो पार्ट ए वाला है वो सारा आपका जो है 1 से 20 तक वो एमसीक्यू से रिलेटेड होगा। लेकिन वैरायटी इसमें यहाँ से आ जाएगी, कुछ अनसीन पैसेज से आ गया, कुछ आपके चैप्टर से रिलेटेड आ गया, कुछ ग्रामर वोकैबुलरी से रिलेटेड आ गया, तो इस तरीके से वेरिएशंस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको 4 जो ऑप्शन मिलेंगे उसमें से ही कुछ सही हो, ऐसे 1 से 4 मिल जाएंगे। हो सकता है कि इसमें 1 सही हो, 2 सही हो, 3 भी सही हो। तो इस वजह से ऐसे भी ऑप्शन जितने अलग अलग से पेपर पैटर्न्स आए हैं ना, जैसे साइंस वाले मैथ वाले बहुत में ऐसा दिया गया है, 4 ऑप्शन देने के बाद ऐसा भी दिया है कि केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा और चौथा सही है, या फिर ये दोनों सही है, या फिर चारों सही है। तो इस तरीके से भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें भी जो आप क्वेश्चन पढ़े रहेंगे इसका आंसर देने के लिए है। इसके बाद हम अगले वाले को देखते हैं। देखो ये 17वां 18वां 19वां 20वां ये सारा आपको ऐसे ही हल करना है कि आप प्रश्न को पढ़ेंगे और आपसे रिलेटेड होंगे, आपने बुक में उसे पढ़ा होगा, फिर आप उसका आंसर दे देंगे। ये तो देखो पार्ट ए वाला हमारा पूरा हुआ, जो कि आपके कैसे था, पूरे 20 प्रश्न थे, एमसीक्यू से रिलेटेड थे। इसके बाद पार्ट बी की तरफ हम जाते हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन आपका रिलेटेड होगा रीडिंग पोर्शन से। रीडिंग पोर्शन में क्या है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो इसमें कुछ आपको ऐसे पैराग्राफ दे दिया रहेगा और इसके बाद इस पैराग्राफ के नीचे आपको देखो पहला वाला क्वेश्चन है, ए वाला क्वेश्चन है, और ए वाले क्वेश्चन के बाद इसके बाद आपको देखो बी वाला क्वेश्चन मिलेगा, सी वाला मिलेगा, डी वाला मिलेगा। ये 4 आपको क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये पहला रीडिंग पोर्शन से रिलेटेड हो गया। इसके बाद दूसरा आपका जो क्वेश्चन रहेगा, दूसरा और तीसरा चौथा ये रिलेटेड हो जाएगा आपके राइटिंग पोर्शन से। राइटिंग में क्वेश्चन नंबर दूसरे में और करके आपको मिल जाएगा। देखो इसमें एप्लीकेशन लिखने की बात आ गई है, जैसे कि यू आर द अंकिता अंकित फ्रॉम कानपुर, जहां से भी हो, ऐसे करके आपको मतलब राइटिंग से रिलेटेड है ना, जिसमें कि लेटर लिखना, एप्लीकेशन लिखना, इसे लिखना, यही सारी चीजें आ जाती हैं। तो राइटिंग पोर्शन में और करके है, इसीलिए वो 15 मिनट दिए गए थे कि आप चूज कर लो कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। इसके बाद तीसरा में आपको यहाँ पे देखो पैराग्राफ लिखने के लिए है, 80 से 100 वर्ड के बीच में आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर कैसा है, इंपॉर्टेंस ऑफ आउटडोर गेम्स, इसके बारे में आप लिखेंगे, या फिर और करके। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखना नहीं आता होगा तो फिर आप आर्टिकल लिख देंगे।
आर्टिकल में भी आपको खुद से नहीं लिखना है, पॉइंट आपको दिए रहेंगे कि इसी पॉइंट से रिलेटेड आपको लिखना रहेगा। 3 प्रश्न के बाद अगला आपका जो रिलेटेड होगा वो ग्रामर पोर्शन से रिलेटेड होगा, जिसमें कि एक्टिव पैसिव नरेशन और स्पेलिंग ये सारी चीजें आएंगी। ट्रांसलेशन देखो चौथा वाला जो है ये आपके एक्टिव पैसिव से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आपको मिल जाएंगे ए वाला प्रश्न। ए सबसे पहला वाला जो है वो नरेशन से रिलेटेड है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना रहेगा। बी वाला एक्टिव पैसिव से रिलेटेड हो जाएगा, एक्टिव में है, पैसिव में आपको चेंज करना रहेगा। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता है, आप नहीं पढ़े रहोगे ना तो आसान चीजें भी आपको हार्ड लगने लगेंगी। पढ़ने की ही बात होती है, हम पढ़े हैं तो सब इजी, नहीं पढ़े हैं तो सारी चीजें हार्ड हो जाएंगी। सी वाला पंक्चुएशन मार्क्स आपने पढ़ा होगा कि पंक्चुएट कहाँ कहाँ पे करते हैं, जैसे कॉमा कहाँ पे लगेगा, फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा, एक्सक्लेमेशन मार्क कहाँ पे लगेगा और क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगेगा, ये सारी चीजें रिलेटेड हो जाएंगी इससे। डी वाला जो है ये ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, ये आपको एक पैराग्राफ दे देगा, हिंदी वाला पैराग्राफ, और ये भी देखो बहुत कठिन नहीं है, पढ़ करके देखो कि इतना ज्यादा इजी है, और इसी को आपको ट्रांसलेशन करना रहेगा। जैसे वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते बल्कि ये हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। वृक्ष वायु प्रदूषण को रोकते हैं, हमें अनावश्यक रूप से वृक्षों को नहीं काटना चाहिए। बहुत कठिन नहीं है, आपको इसकी बस स्पेलिंग आती रहेंगी ना, आते रहेंगे कि हाँ हम इसको कैसे बनाना है तो आप बना लेंगे। नहीं आता होगा ना, आप पूरे टेंसेस पढ़ लो, 12 टेंस पढ़ लो, देखो आधा चीजें तो वैसे ही आप बना लेंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके टेंस वाला पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और इसके बाद सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 5वां जो आपका रिलेटेड है, ये लिटरेचर पोर्शन से रिलेटेड है। ये क्या है, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ये सारी चीजें, इसके लिए आपको चैप्टर्स का पता होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। और करके दी गई है। 5वें वाले में 2 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, और ये देखो 3-3 नंबर के, आधा पेज आप लिख दोगे ना, 7 लाइन 8 लाइन, तो भी आपको नंबर मिल जाएंगे। और बहुत ज्यादा टाइम होगा, अच्छे से लिखना आता होगा, हैंडराइटिंग काफी अच्छी होगी, तो फिर हाँ एक आध पेज लिख दीजिएगा, टाइम रहेगा तो। ये दोनों रहेंगे, और करके किसी एक को चूज करके जो प्रश्न आपको आता रहेगा केवल उसका आंसर दीजिएगा। बी वाले में भी आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे, और करके जो आपको आता रहेगा वो चूज करके आंसर दीजिएगा। ये देखो दोनों ध्यान रखना 3 नंबर के हैं। 6वां प्रश्न जो है अब ये आपका 4 नंबर का है, इसमें आपको 2 प्रश्न मिल जाएंगे, और 2 में से किसी एक का आंसर देना है जो कि 60 वर्ड में देना है, और 4 अंक आपको मिल जाएंगे। 7वां वाला आपको क्या है, ये देखो फिर से 3 नंबर का प्रश्न आपको मिल जाएगा, और करके 2 प्रश्न मिलेंगे, और इसमें से किसी एक का आंसर दीजिएगा। नहीं, पहला है किसी का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 2 एनिमल्स, पोयम से रिलेटेड रहेगा, पोएट्री से रिलेटेड चीजें, और करके या फिर आपको सेंट्रल आइडिया, ऐसी चीजें लिखने के लिए आ जाएंगी। डिस्क्राइब करना किसी पोयम के बारे में, जो बोलते हैं कि समरी लिखना, 4 लाइन्स की पोयम लिखना, ऐसी चीजें। 8वें वाले में आपको मिल जाएगा सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए, ये 3 है, 3 में से किसी एक का आपको लिखना रहेगा, और यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, ए, बी और सी वाले, जिसके लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा जाएगा, 30 to 40 वर्ड्स में आपको इसका आंसर देना रहेगा। 2 प्रश्न रहेंगे, 2 में से किसी एक का आंसर देना रहेगा, और ये 3 अंक के रहेंगे। इसके बाद 10वां जो प्रश्न रहेगा, इसमें भी आपको 2 प्रश्न मिलेंगे, और 2 में से किसी एक का आंसर देना रहेगा, और इसके लिए आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो ये देखो हमारा पूरा पेपर पैटर्न था, और जितने छोटे छोटे प्रश्न थे कि हाँ इनका आंसर बता देना चाहिए था, वो भी हमने आप लोग को बता दिया। तो कोई भी दिक्कत होगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, हो सकता है इसी का सोल्यूशन भी लेकर के आ जाए। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।